जय हिंद दोस्तों। आइए सेकेंड 97-96 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है प्रवासन। ये प्रवासन होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। आपको बता दें कि इसमें डाटा जो है भले चेंज हो जाएगा, लेकिन जो तरीका है ये प्रवासन का यही रहेगा, ठीक ना, हमेशा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो कहा जा रहा है कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार यह अनुमान है कि 2011 और 2016 के बीच भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास की तीव्रता सालाना 9 मिलियन के करीब थी। 2001 की जनगणना में अंतिम निवास के स्थान के आधार पर आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या 314 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि कुल आबादी का 30% था। 2011 के जनगणना के अनुसार आंतरिक प्रवासियों की संख्या बढ़कर 45 करोड़ 36 लाख हो गई, जो कि जो प्रवासियों की कुल जो संख्या थी जो प्रवास कर गए वो जो थे 45 करोड़ 36 लाख लोग थे। आइए देखिए बुनियादी जो इनकी शर्तें हैं इसकी क्या क्या हैं। मानव प्रवासन की जो शर्तें हैं क्या हैं। यह एक नए स्थान यानी घर जो है देश के भीतर या बाहर पर अस्थायी और अस्थायी रूप से बसने के इरादे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों द्वारा प्रवास होता है। ऐसे लोगों को प्रवासी कहते हैं हम, ठीक। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि अप्रवासन क्या होता है, एक विदेशी देश में अस्थायी रूप से रहने का इरादा रखते हुए आना, जबकि उत्प्रवासन क्या होता है, कहीं और बसने के इरादे से एक निवासी देश छोड़ रहा होता है। वहीं होता है शरणार्थी। क्या होता है शरणार्थी का मतलब होता है कि ये वे लोग होते हैं जिन्हें युद्ध और हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने निवासी देश से पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है या मजबूर किया गया हो। ऐसे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेष रूप से शरणार्थी सम्मेलन 1951 के संरक्षित होते हैं। तो एक सामान्य उत्पत्ति और गंतव्य साझा करने वाले कई प्रवासियों द्वारा एक प्रवास धारा बनाई जाती है। ऐसे प्रत्येक धारा की एक प्रति धारा होती है। वहीं मूल और गंतव्य के बीच प्रवासियों इनरोड के रूप में जाना जाता है। वापसी प्रवासन की बात अगर करते हैं, जब लोगों में या लोगों के समूह जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, वापसी प्रवासन कहते हैं। मौसमी प्रवासन क्या कहते हैं, जैसे मौसमी प्रवासन वह है जिससे साधारण भाषा में समझिए कि जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, या जहाँ कहीं की भूमि अगर और उपजाऊ हो गई तो वहाँ से लोग क्या करते हैं कि प्रवास कर जाते हैं। वहाँ से लोग नए स्थानों पे चले जाते हैं, नए स्थानों पे बसने के लिए चले जाते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया तो वहाँ से लोग भी प्रवास कर जाते हैं, ठीक। वही उसी को कहते हैं मौसमी प्रवासन कहते हैं। जब लोग प्रत्येक मौसम के स्थान प्रवास करते हैं, उदाहरण के लिए फसल कटाई के बाद खेत मजदूर या शहर में मौसमी के कारण, ऐसे देखा जाता है। बहुत सी हैं। अब देखते हैं विश्व प्रवासन क्या रिपोर्ट क्या है। विश्व प्रवासन का रिपोर्ट क्या है, कह रहा है कि यह प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक प्रमुख प्रकाशन है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नवीनतम रुझानों को पेश करता है, ठीक। उभरती नीति मुद्दों पर चर्चा करता है और अफ्रीकी, अमेरिका, एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और ओशिनिया यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया जिसे हम कहते हैं उसे ओशिनिया के नाम से जाता है। महाद्वीप के बारे में बात करता है तो ओशिनिया हो गया। क्षेत्रीय हाल घटनाक्रम को प्रदान करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के क्षेत्र में एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है जो और सरकारी, अंतर सरकारी और गैर सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। 1991 में स्थापित किया गया था इसका जो मुख्यालय है ले ग्रांड स्केनेंस स्विट्जरलैंड में है, ठीक। प्रवासी की बात करते हैं। देखिए प्रवासी आमतौर पर अनिवासी भारतीयों भारतीय मूल के व्यक्तियों और
ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रवासी भारतीय साझा समझा जाता है, जिसमें जिनमें से पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं और ओसीआई और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को 2015 में एक ही श्रेणी में रख दिया गया या विलय कर दिया गया। ठीक, प्रवास मतलब विलय किसमें किया गया? ओसीआई में, यानी कि ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। प्रवास का प्रवाह की बात करते हैं तो प्रवास के 4 प्रवाहों की पहचान की जाती है। पहला होता है ग्रामीण से ग्रामीण में, और दूसरा होता है ग्रामीण से शहर में, और तीसरा होता है शहर से शहर में, और चौथा होता है शहर से ग्रामीण में। तो इसमें जो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो ग्रामीण से शहरी प्रवास जो था 20.5 मिलियन था। वहीं ग्रामीण से ग्रामीण में प्रवास जो था 53.5 मिलियन था। शहरी से शहर में प्रवासन जो था वो 14.3 मिलियन था। शहर से ग्रामीण प्रवास जो था 6.2 मिलियन था। तो आंतरिक प्रवासन के इस प्रवाहों के अलावा जो बात है भारतीय पड़ोसी देशों और से आव्रजन और प्रवासन की जो अनुभव है करता है, तो भारतीय जनगणना 2011 की दर्ज किया गया है कि 5 मिलियन से अधिक अन्य लोग अन्य देशों से भारत में चले आए हैं। जैसे कहाँ से चले आए हैं? हमारा पड़ोसी है जैसे पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान से लोग नहीं आ पाते हैं ज़्यादातर आते हैं लोग म्यांमार से आते हैं, और आते हैं और पश्चिम बंगाल से आते हैं। ठीक, कहाँ से आते हैं? पश्चिम बंगाल से ज़्यादा आते हैं। ठीक, यही का अभी देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के शहर भारत के आंतरिक प्रवासियों के लिए सबसे बड़ा गंतव्य शहर है। उत्तर प्रदेश बिहार सबसे बड़े स्रोत राज्य हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान हैं। वहीं प्रमुख गंतव्य राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल हैं। भारत में आंतरिक प्रवासन के प्रकार की बात करते हैं तो दीर्घकालिक प्रवासन, इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति और गृह या गृहस्थी का स्थानांतरण होता है। अल्पकालिक की बात अगर करते हैं हम, अल्पकालिक प्रवासन बात करते हैं तो यह एक स्रोत और गंतव्य के बीच का प्रवास को शामिल करता है। महिला प्रवास की बात करते हैं तो कुल आंतरिक प्रवासियों में 70.7% महिलाएं भारत की जनगणना 2001 के अनुसार मतलब कि प्रवास की हैं अब तक 2001 जनगणना के अनुसार। ठीक, विवाह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला प्रवास का एक प्रमुख कारण है। जो शादी है, मतलब अगर गांव में शहर से किसी लड़की की शादी गांव में कर देंगे तो गांव में लड़की थोड़ी रह पाएगी शहर से, और वहीं गांव की लड़की को लेकर शहर में रख देंगे तो उसको शहरी क्षेत्र में ढलने के लिए समय लगेगा। उसी तरह कुछ लोग संतुष्टि न हो पाएँ तो वहाँ से प्रवास कर गए अपने नए घर के, मतलब पुराने घर पे ही। ठीक, पुरुष प्रवास बात करते हैं तो रोजगार से संबंधित कारणों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुष प्रवास एक प्रमुख कारण था। आंतरिक प्रवास के कारण बात करते हैं, अगर हम आंतरिक प्रवास का कारण बात करते हैं तो शहरीकरण बात कर देखिए शहरीकरण में ग्रामीण शहर प्रवासन शहरी संक्रमण वाले देशों को प्रमुख विशेषता होती हैं। क्या है? शहरीकरण की दरें ग्रामीण शहरी वेतन अंतर को प्रभावित करता है। मतलब कि जो शहर में वेतन मिलेगा वो गांव में वेतन उतना नहीं मिलता है किसी भी काम करने के लिए। शहरी क्षेत्रों में श्रम की मांग में वृद्धि और बेहतर मजदूरी के पलायन को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो शहर में श्रम की मांग है सबसे ज़्यादा है शहर में, और गांव में उतना मतलब कि काम नहीं मिलता है करने के लिए, क्योंकि शहर में नए क्या कहते हैं कि बिल्डिंग्स बन रहे हैं और फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें मजदूरों का काम लगता है उसमें, इसलिए लोग गांव से शहर की तरफ भागते हैं। किसके लिए? मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं, जॉब करने के लिए। बेहतर नौकरी सुविधाओं और अच्छा वेतन, अच्छी आय, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाओं से आकर्षित करने वाले कारक जो ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर बढ़ने के लिए आकर्षित करता है या कर रहा है। बिना नौकरी की सुविधा, कम वेतन, कम आमदनी, सूखा
कम चिकित्सा और शिक्षा के कारण लोगों को शहरों की ओर जाने से मजबूर करते हैं। विवाह की बात करते हैं, इसमें तो प्रवास भी, इसमें विवाह जब होता है तो इसमें भी लोग प्रवास करते हैं। प्रवास के लिए विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है, जैसे कि सर्वेक्षण 2001 के में भी देखा गया है कि अंतर्राज्य प्रवास का अधिकांश प्रवास महिलाओं के विवाह के कारण एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, एक ग्रामीण से शहर में हुआ है, शहर से ग्रामीण में हुआ है। अगर रोजगार की बात करते हैं, तो उद्योग व्यापार परिवहन सेवाओं में बेहतर रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहर क्षेत्रों और शहरों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण होता है। ठीक, लोग मौसम के साथ विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न उद्योगों में रोजगार के लिए पलायन करते रहते हैं। उदाहरण के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों से लोग की महत्वपूर्ण संख्या, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ईंट बनाने और निर्माण, टाइल्स कारखानों और कृषि कार्य में काम करने के लिए मौसम के साथ प्रवास करती है। इस तरह का पलायन ग्रामीण और ग्रामीण शहरों क्षेत्रों में की तरफ होता रहता है। घुमंतू प्रवासी कृषि कार्य, जैसे कि पश्चिम बंगाल में चावल की फसल का मौसम और गुजरात में गन्ने की फसल के आदि से आकर्षित होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इन सर्च ऑफ वर्क, देखिए इसमें यहाँ से देख लेना अपना, हाँ, शिक्षा की बात करते हैं। अगर शिक्षा के बारे में देखिए, शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण लोग बेहतर शैक्षिक अवसरों के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो 1.77% लोग शिक्षा के लिए पलायन कर रहे थे। वहीं सुरक्षा की कमी की बात करते हैं तो राजनीतिक गड़बड़ी और अंतर्राज्यीय संघर्ष आंतरिक प्रवास का एक और कारण बनता है। वहीं पर्यावरण और आपदा से प्रेरित कारण की बात करते हैं, कारक की, तो कुछ प्रवासी पर्यावरण आपदा के परिणाम स्वरूप ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनके घर और खेत नष्ट हो जाते हैं। वहीं बदलती पर्यावरण स्थिति और के धीरे धीरे बिगड़ने के कारण लोग अपने पारंपरिक आवासों से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विकास परियोजनाओं जैसे कारणों से जबरन विस्थापन भी हो सकता है। लोकसभा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में भारत में 50 वर्षों में लगभग 50 मिलियन लोगों को विकास परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित किया गया था। देखते इसमें तो बताया जा रहा है कि जो पुश फैक्टर्स हैं और पुल फैक्टर्स हैं, ये कुछ कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र को छोड़ने के कारण उन्हें उत्प्रवास कहा जाता है। यह आकांक्षा, स्वप्न और वांछनीय को पाने के लिए किसी स्थान पर जाने के कारण जिसे हम क्या कहते हैं कि अव्रजन कहते हैं। फसल खराब होने से भोजन की कमी, यहाँ पे अधिक रोजगार मिलता है पुल फैक्टर्स में। आपदा से सूखा और बाढ़, भूकंप आता है। आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है शहरों में। सुरक्षा की कमी, अपराध की उच्च घटना होती है, यहाँ पर होती है। खाद्य आपूर्ति में बहुत आयत होती है। सेवाओं की कमी होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर नहीं मिल पाता है। वहीं अधिक सुरक्षा मिलता है और अपराध की घटना में कमी आती है। गरीबी और बेहतर सेवाएं यहाँ पे देखिए मिल रहा है। बेहतर सेवाएं पुल फैक्टर्स में मिल रहा है, गरीबी यहाँ पे है पुश फैक्टर्स में गरीबी देखी जा रही है। ऐसे हैं अन्य देशों, और देखिए इसमें अन्य देशों के साथ युद्ध और गृह युद्ध होता है, ठीक, तो तभी वहाँ से पलायन करते हैं लोग। अधिक स्वतंत्रता होता है तब वहाँ पे जाते हैं लोग कि हमको स्वतंत्रता मिलेगा। ऐसे ही आंतरिक प्रवास का प्रभाव, अवसर और लाभ बात करते हैं तो श्रम मांग और आपूर्ति। आंतरिक प्रवासन श्रम की मांग और आपूर्ति के अंतराल को भरता है और कुशल और अकुशल श्रम का कुशलतापूर्वक आवंटन करता है। प्रेरण की बात करते हैं साथ, तो यह मूल क्षेत्रों में परिवारों को प्रेषण प्रदान करता है, उपभोक्ता के व्यय को बढ़ाता है और स्वास्थ्य, शिक्षा और परिसंपत्तियों के गठन
में निवेश करता है। वापसी प्रवास की बात करते हैं। जब कोई प्रवास अपने मूल स्थान पर लौटता है तो वह ज्ञान, कौशल और नवाचार लाता है। इन्हें सामाजिक प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। कौशल विकास की बात करते हैं तो प्रवासन कौशल विकास की एक औपचारिक प्रक्रिया है। यहाँ पर तो बाहरी जो दुनिया के साथ संपर्क के माध्यम से प्रवासियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। संस्कृति की बात करते हैं तो प्रवासन पर विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संबंध बनाता है, जो लोगों के बीच एक समग्र संस्कृति को भी बढ़ावा देता है या बनाता रहता है। वहीं देखिए जो स्रोत क्षेत्रों को पर प्रवास करता है, यानी कि प्रवास उन क्षेत्रों में जनसंख्या की विशेषता को बढ़ाता है या बदलता है जहां से प्रवास होता है। इस प्रवास के साथ पुराने बच्चों और महिलाओं का अनुपात बढ़ता रहता है। प्रवासी घरों और स्रोत क्षेत्रों में वित्तीय संसाधन लाने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखिए रूरल आउटर माइग्रेशन की बात करते हैं तो कुछ परिस्थितियों में श्रम बाजार के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए रूरल आउट माइग्रेशन से कई क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की मृत्यु देखी गई है हुई है। कृषि का नगरीकरण की बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण 2017-2018 के अनुसार पुरुषों के बढ़ते ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी पलायन के साथ कृषि क्षेत्र का नारीकरण हुआ है। कृषकों और श्रमिकों और उद्यमियों के रूप में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। ठीक, गंतव्य क्षेत्रों पर प्रभाव बात करते हैं तो अगर हम तो प्रवासी श्रमिक गंतव्य क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक रूप से सस्ता और लचीला श्रम प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गुजरात में नियोक्ता और अधिक श्रम अधिविशेष प्राप्त करने के लिए प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। ग्रामीण के देखिए इसमें और बताया जा रहा है कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों तक बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही से शहरों में भीड़ भाड़ होती है और शहरी बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है। अनुसूचित शहरी नियोजन के साथ साथ गरीबी और प्रवासियों के बीच एक बड़ी आबादी के साथ विकास मलिन बस्तियों में सुरक्षित पेयजल, विद्युत, सीवेज, आवास, सुरक्षित अस्पताल आदि जैसे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी हो जाती है। इन माइग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इन माइग्रेशन से जनसंख्यांकी परिवर्तन भी होता है, जिसमें एक बड़ी पुरुष आबादी उम्र लिंग संरचना में अधिक होती है। ठीक, वहीं प्रवासियों पर प्रभाव प्रवासी श्रमिकों के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जो औपचारिक और अर्थव्यवस्था में रोजगार को ढूंढना रहता है। सरकारी शहरी और औपचारिक अर्थव्यवस्था पर प्रवासी का वर्चस्व होता है और जो उच्च गरीबी और कमजोरियों द्वारा चिन्हित होता है। एक असंगठित और अराजक श्रम बाजार में प्रवासी श्रमिकों नियमित रूप से कम संघर्ष और विवादों का सामना करते हैं। उनके सामने आने वाले सामान्य मुद्दे और मजदूरी का भुगतान न करना, शारीरिक शोषण और दुर्घटनाएं और यहाँ तक कि काम पर मृत्यु हो जाना, ये सब होता रहता है। और देखिए पहचान दस्तावेजों का मुद्दा बात करते हैं अगर तो पहचान साबित करना गंतव्य क्षेत्रों में गरीबी, प्रवासियों और श्रमिकों के सामने आने वाले मुख्य मुद्दों में से एक पहचान स्थापित करने की बुनियादी समस्या के परिणाम स्वरूप सब्सिडी वाले भोजन, ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी पात्रता और सामाजिक सेवाओं तक इनकी पहुंच नहीं होती है, जो आबादी के आर्थिक रूप में से कमजोर वर्गों के लिए होता है। वहीं आवास की बात करते हैं तो भारतीय शहरों में किफ़ायती आवास की कमी प्रवासियों के झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर करती है। कई मौसमी प्रवासी झुग्गियों के किराए का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। वे अपने कार्यस्थलों और जैसे कि निर्माण स्थलों और होटल के भोजन कक्ष, दुकान के फुटपाथ या शहर में खुले क्षेत्रों में सोने रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
वहीं वित्तीय पहुंच की बात करते हैं तो प्रवासी मजदूरों की औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच होती है। स्वास्थ्य देखभाल तक की पहुंच की बात करते हैं तो प्रवासी कामगारों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न के बराबर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका व्यावसायिक स्वास्थ्य काफ़ी खराब होता है। बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो यूनेस्को 2019 की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि माता पिता और मौसमी प्रवासियों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए बच्चों को समग्र रूप से काम शैक्षिक अवसर मिलते हैं, जिसे रिपोर्ट के अनुसार 7 भारतीय शहरों में 80% प्रवासी बच्चों को काम के स्थान पर शिक्षा की पहुंच नहीं है। 15 से 19 वर्ष की आयु वाले युवाओं को मौसमी प्रवास जो कि मौसमी प्रवास के एक ग्रामीण घरों में बड़े हुए हैं, उनमें 28% की पहचान अनपढ़ के रूप में की जा गई है। उनकी प्राथमिक शिक्षा अधूरी थी। सामाजिक आविष्कार की बात करते हैं, शहरी गरीबों विशेष रूप से प्रवासियों के प्रति शहरी सरकारों और साथ एक मध्यम वर्ग नागरिकों की शत्रुता बढ़ रही है। वहीं राजनीतिक बहिष्कार की बात करते हैं तो प्रवासी कामगार अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के कई अवसरों से वंचित भी हैं। 2011 के एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में लगभग 22% मौसमी प्रवासी कामगारों के पास वोटर आईडी नहीं है और न ही वो ही वोटर लिस्ट के नाम में उनका नाम है। उठाए गए कदम की बात करते हैं, इनके लिए क्या किया गया है तो देखते हैं कि अंतर्राज्य प्रवासी कामगार सेवा का नियमन और सेवा की शर्तें जो होती हैं, जो अधिनियम जो था 1979, यह भारतीय श्रमिकों की अन्यायपूर्ण कार्य स्थितियों का समाधान करने का प्रयास करता है, जिनमें बिचौलिए के ठेकेदारों या एजेंटों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना भी शामिल है, जो मजदूरी के मानसिक निपटान का वादा करते हैं लेकिन करते समय आने पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। वहीं ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका के अवसरों को जो बढ़ावा देना, सरकार ने समय समय पर किसानों की परेशानी से निपटने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की, जैसे में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना, RE बताया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास जो था रूबन मिशन तथा यह स्थानीय आर्थिक विकास के प्रोत्साहन करने और बुनियादी सेवाओं को बढ़ाने और अच्छी तरह से नियोजित रूबन क्लस्टर यानी कि क्लस्टर गांव जिसे कहते हैं बनाने का प्रयास करता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना है, जो आर्थिक और तकनीकी सेवाओं से संबंधित हो। ठीक है, देखिए पूरा जो था एक पूरा आया था, जो एक योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्रों शहरों की सुविधा प्रदान करना था। इसमें रोजगार के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन की समस्या से निपटने का प्रयास किया गया। इसमें गाँवों में तकनीक विकसित करने और बेहतर कनेक्टिविटी देने, रोजी रोटी के अवसर बढ़ाने की बात की गई थी। स्मार्ट गांव की बात करते हैं, समग्र ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक पहल के रूप में कार्य किया, जो भारत में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा अपनाई गई एक अवधारणा है। इको इंडस्ट फाउंडेशन स्मार्ट विलेज की अवधारणा शुरू की गई। इस परियोजना के तहत फाउंडेशन गांवों को गोद ले रहा और स्वास्थ्य सुविधा या सुरक्षा, पेयजल, आंतरिक सड़क, वृक्षारोपण, जल संरक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करके सतत विकास के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं कोविड के संकट में आंतरिक प्रवासी बात करते हैं तो विश्व बैंक की रिपोर्ट कोविड-19 संकट
थ्रू ए माइग्रेशन लेस के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने 40 मिलियन आंतरिक प्रवास की प्रभावित किया था। 40 मिलियन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेशन करने के लिए या प्रवास करने के लिए मजबूर किया था या प्रभावित किया था। कुछ दिनों के अंतराल में लगभग 60,000 शहरी केंद्रों से आए हुए मूल ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए थे। वहीं आंतरिक प्रवास का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लगभग 2.5 गुना होता। आंतरिक ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, नकदी हस्तांतरण और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में समस्या का सामना करना पड़ा था। वे आर्थिक संकट के दौरान रोजगार और मजदूरी के नुकसान की जो चपेट में हैं वो कोविड-19 बात है। वहीं राज्य की सीमाएं हिंसक प्रवासियों से पुलिस मुठभेड़ों का स्थल बन गई, क्योंकि पुलिस ने लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रवासियों की पिटाई की थी। हजारों लोग बिना किसी परिवहन संसाधन के अपने गांवों की ओर पैदल ही चलने के लिए मजबूर हो गए। वे भूखमरी और थकान और सड़क दुर्घटनाओं से मारे गए थे। हालांकि 1 मई 2020 को केंद्र सरकार ने शहरी प्रवासियों को उनके गांवों में वापस ले जाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें शुरू की थी। इन विशेष रेलगाड़ियों ने शहरी प्रवासियों को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से तब भी नहीं हुआ पाया था। वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो अंतर्राष्ट्रीय में प्रवासन और प्रवासी हुआ था, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। न्यू सेंट्रल जो था इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन ग्रोथ जो था, ये जो इस कलर का है ये बताया जा रहा है। अन्य कलर इसमें बताया गया है इसमें माइग्रेशन हुआ है। देखिए माइग्रेशन हुआ है। वहीं पे प्रवासन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नवीनतम रिपोर्ट जो ग्लोब माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत दुनिया भर 17.5 मिलियन प्रवासी भारतीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए सबसे बड़े देश बना हुआ है। वहीं भारतीय प्रवासियों का महत्व बहुत अधिक था। आर्थिक मोर्चा की बात करते हैं तो भारतीय प्रवासी कई विकसित देशों में सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से एक हैं। इससे उन्हें भारत के हितों के बारे में अनुकूल शर्तों की पैरवी करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए भाई, हाँ ये तो हम मानेंगे, क्योंकि जो विदेश में लोग भारत के हैं वो काफ़ी मदद करते हैं कि ये भारत का 1999 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब भी इन लोगों ने भारत पे जो सेंक्शन लगा था कि भारत से कोई कुछ खरीदेगा नहीं, कुछ भारत किसी से कुछ ले नहीं पाएगा, तब भी यही लोग जो हमारे प्रवासी हैं भारत के जो विदेशों में रहते हैं, यही लोग ने हम भारतीय लोगों को संभाला था, भारत जैसे देश को संभाला था। वहाँ से विदेशी मुद्रा को भारत में भेज के अगर ये लोग यानी कि दुनिया के लोग अगर भारत पे प्रतिबंध भले लगा देंगे, अमेरिका भले प्रतिबंध लगा दे भारत पर, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत को कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, और यहाँ से लोग, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय निवास तो नहीं करते हैं, चाहे वहाँ पे घर बना के रह रहे हों, चाहे वहाँ पे कमाने गए हों या रोजगार की खोज में गए हों या किसी भी चीज़ में गए हों। भारत की जो जनसंख्या है लगभग पूरे विश्व में हर जगह हर देश में है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अमेरिका का जो नासा है जो स्पेस एजेंसी है, ये सब, और जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब चीज़ वहाँ के लगभग सारे, वहाँ पे लगभग 80% जो इंजीनियर्स हैं वो इंडियन हैं। कौन है? इंडियन है। ठीक, इंडियन है। आइए देखते हैं। तो यहाँ भारतीय प्रवासी कई विकसित देशों में सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से एक है। इससे उन्हें भारत के हितों के बारे में अनुकूल शर्तों की पैरवी करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए 2.8 मिलियन में भारतीय अमेरिकी आबादी के सिर्फ 1% हिस्सा है। बताइए, 2.8 मिलियन। लेकिन 2013 में फ्यू सर्वेक्षण के अनुसार वे सबसे अधिक शिक्षित और सबसे अमीर अल्पसंख्यक हैं। बताइए, अमेरिका की बात है, अमेरिका में इतने लोग हैं भारतीय, 2.8 मिलियन। देखिए कुल कह रहा है कि कम कुशल श्रम
कम कुशल श्रम यानी विशेष रूप से पश्चिमी एशिया में केवल पलायन से भी भारत में पाश्चात्य बेरोजगारी को कम करने में मदद मिली है। सामान्य तौर पर प्रवासियों के प्रेषण के भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 70 से 80 अरब डॉलर के प्रेषण से व्यापक व्यापार घाटे को पाटने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का एक जाल बुनकर प्रवासी श्रमिकों ने भारत में सूचना और वाणिज्यिक और व्यावसायिक विचार है और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को भेजने की सुविधा प्रदान की है। वही देखते हैं, देखिए राजनीतिक मोर्चा की बात करते हैं। भारतीय मूल के कई लोग शीर्ष राजनीतिक पदों पर आसीन हैं। अमेरिका में वे अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ सरकार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। कमला हैरिस जो है वहाँ की, वो एक भारतीय मूल की हैं जो उप राष्ट्रपति के पद पे बैठी हुई हैं अमेरिका में। देखिए भारत के प्रवासियों की राजनीतिक ताकत का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के लिए क्या भूमिका निभाई है। बहुत सही यार। विदेशी नीति मोर्चा बात करते भारतवंशी सिर्फ भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हस्तांतरित राजनीतिक वोटर बैंक भी है वहाँ की, जहाँ निवास करते हैं। देखिए मेडिसन स्क्वाड्स गार्ड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को धन्यवाद देने का एक तरीका है, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक अभियान और चुनाव फंडिंग में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं प्रवासी कूटनीति का एक स्थानांतरण इस तथ्य के लिए एक अलग संकेत है कि एक देश का प्रवासी सामुदायिक विदेश नीति और संबंध सरकारी गतिविधियों के लिए ब्याज के विषय के रूप में काफ़ी अधिक हो गया है। देखिए भारतवंशियों के सामने चुनौती की बात करते हैं तो विषम प्रवासियों क्या है, भारतीयों की भारत सरकार से अलग अलग मांगे हैं जो क्या है। उदाहरण के लिए खाड़ी के प्रवासियों के कल्याणकारी और मुद्दे को समर्थन के लिए भारत की से उम्मीदें रखी जाती हैं, जबकि अमेरिका जैसे अमीर राष्ट्रों के लोग निवेश के अवसरों के लिए भारत की ओर देखते हैं। वहीं फिजी और मॉरिशस जैसे देश भारतीय समुदाय के इस बीच सांस्कृतिक और आधार पर देश के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा जताते हैं। वैश्वीकरण विरोध बात करते हैं तो वैश्वीकरण विरोध लहर बढ़ने के साथ भारतीय समुदाय के खिलाफ घृणा और अपराधों की घटनाओं को वृद्धि हुई है। भाई जाहिर सी बात है कि जब पड़ोसी आगे बढ़ता है तो पड़ोसी पड़ोसी को पीछे करने के लिए उसका टांग या पैर खींचता है ताकि वो आगे न बढ़ सके। उसी तरह हम लोग यानी भारत जब आगे बढ़ रहा है तो भारत की टांग खींचने के लिए जैसे पाकिस्तान हो गया और टेररिस्ट अटैक करता रहता है हमेशा, उसी तरह चाइना है वो भी अपनी सेना के थ्रू टेररिस्ट अटैक तो चाइना नहीं कर पाएगा, लेकिन वह क्या करता है कि अपने सेना के थ्रू भारत पर अक्साई चीन हो गया उधर लद्दाख हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ सिक्किम हो गया, इधर से हम भारत को टॉर्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत को टॉर्चर करना इतना आसान नहीं है। पश्चिमी एशियाई संकट की बात करते हैं तो पश्चिमी एशिया में अस्थिरता, तेल की कीमतों में गिरावट के साथ भारतीय नागरिकों की भारी वापसी, प्रेरणा में कटौती और रोजगार आदि का संकट जारी है। लौटते हुए प्रवासी बात करते हैं, भारत को यह भी समझना होगा कि पश्चिमी एशिया में प्रवासी अर्धकुशल हैं और मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगे हुए हैं। बुनियादी ढांचे में तेजी मतलब खत्म होने के बाद भारत को भारतीय श्रमिकों के लौटने की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। नियामक कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो भारतीय प्रवासियों को द्वारा भारत के साथ सहयोग करने और देश में निवेश करने के लिए भारतीय प्रणाली का कई कमियों को भी प्रस्तुत किया है। वहीं उदाहरण के लिए लाल फीता शाही बहुस्वीकृति सरकार के प्रति अविश्वास
जैसी शिकायतें पर भारतवंशियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों को पूरा करने में बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। वही नकारात्मक नतीजा बात करते हैं क्या समाप्त प्राप्त हुआ, तो यह याद रखना चाहिए कि एक मजबूत प्रवासी हमेशा मूल देश के लाभ के लिए कार्य नहीं करता है। वहीं भारत को खालिस्तान आंदोलन जैसे अलगाववादी आंदोलन के लिए विदेश से आने वाले नकारात्मक प्रचार और विदेशी फंडिंग से समस्या हुई है। ऐसे सब हैं जो भारत को परेशान करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है मानव विकास की बात है। हाँ, अब इसको कल देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।